नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद सबसे पहले आपको तस्वीरें हम दिखलाते हैं। ब्यावर पहुंचा है परवेज का पार्थिव देह। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। शहीद परवेज काठात जिनकी पार्थिव देह ब्यावर पहुंची है और सैनिक सम्मान के साथ कल अंतिम संस्कार किया जाएगा और बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा है शहीद को नमन करने के लिए, शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए। वहीं आपको बता दें, कश्मीर के उरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए परवेज शहीद हुए थे और कल परवेज काठात सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ब्यावर पहुंचा है शहीद परवेज का पार्थिव देह। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है शहीद परवेज को श्रद्धांजलि देने के लिए। और जिस तरह से भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, हर कोई इस शहीद की शहादत को नमन कर रहा है। हालांकि हर किसी की आंखें आज नम है, लेकिन हर किसी का सीना घर से चौड़ा हुआ है क्योंकि उनकी जमीन से एक जाबाज ने अपने देश की रक्षा करते हुए शहादत दी। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कपिल शिवाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कपिल, जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी, अपार जनसमूह यहाँ पर मौजूद है, हर किसी को फख्र आज हो रहा है इस शहीद की शहादत पर, लेकिन जो परिवार है उसको भी सांत्वना देने के लिए हर एक कोने से, आसपास के इलाके से लोग पहुंचे हैं। तो चलिए, कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारे संवाददाता से हम बातचीत कर पाए, लेकिन वहीं आपको बता दें कि कश्मीर के उरी में तैनात थे परवेज काठात और उसी दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए परवेज शहीद हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर अपार जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है इस शहीद की एक झलक पाने के लिए, इस शहीद की शहादत को नमन करने के लिए। लगातार नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं भारत माता की जय के साथ ही पड़ोसी मुल्क जो कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, सीमा पार से लगातार जो नापाक हरकतें हो रही है उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना जरूर दे रही है। लेकिन तस्वीरों में ये युवा जोश आप देख सकते हैं किस तरह से भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं।
तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तस्वीरें ब्यावर से हैं, जहां शहीद परवेज काठात की पार्थिव देह पहुंची है। और चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं। हमारे सहयोगी कपिल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी कपिल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ पर अपार जनसमूह मौजूद है, लोगों में जोश है, लोग आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आंखें सभी की जरूर नम है क्योंकि आज उन्होंने शायद अपना दोस्त, किसी ने अपना बेटा खो दिया है। और चलिए अब रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का और जानते हैं कुछ और अहम खबरें। लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने नए चेहरे पर दांव लगाते हुए पूर्व आईआरएस अधिकारी अभिजीत कुमार जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है। महाराष्ट्र में इनकम टैक्स कमिश्नर पद पर रहे अभिजीत कुमार जाटव हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी अभिजीत कुमार जाटव भरतपुर जिले की रूपबास तहसील के नगला मोहनलाल गांव के निवासी हैं और पिछले दिनों भरतपुर में बाइक रैली निकालकर चर्चाओं में आए थे। आईआरएस अधिकारी रहे अभिजीत कुमार जाटव ने वर्ष 2013 में वीआरएस लिया था। अभिजीत कुमार के टिकट को लेकर विरोध के स्वर भी कांग्रेस में उठना शुरू हो गए हैं और वर्ष 2014 में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर सुरेश यादव सहित डॉक्टर अरविंद वर्मा ने आरोप लगाए हैं कि धन बल के बलबूते पर अभिजीत कुमार जाटव को कांग्रेस ने टिकट दिया है। निर्वाचन अधिकारियों के तमाम दावों के बीच दलों के प्रत्याशी सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दलों के प्रत्याशी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह सकते। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक एसएमएस, व्हाट्सएप, फोन कॉल और ध्वनि यंत्रों से प्रचार प्रसार आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि व्यक्तिगत ब्लॉग या पोस्ट पर चुनाव आयोग का कोई कानूनी निर्बंधन नहीं है जब तक कि अन्य जो कानूनी प्रावधान है उनका उल्लंघन न हो। इस बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग या कार्रवाई की जाती है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन के रूप में कोई पोस्ट की जाती है तो उसका प्री सर्टिफिकेशन लेना आवश्यक है। और चलिए एक बार फिर से रुक करते ब्यावर का, जहां पर शहीद परवेज काठात की पार्थिव देह पहुंची है और बड़ी संख्या में जनसैलाब भी यहां पर मौजूद है। आपको बता दें कि कश्मीर के उरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए परवेज काठात शहीद हुए थे। परवेज काठात की इस शहादत को हर हिंदुस्तानी याद रखेंगे। हर कोई आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचा है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मातरम, 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 तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में
जनसैलाब यहाँ पर पहुंचा जैसे ही पता चला कि शहीद परवेज काठात की पार्थिव देह यहाँ पर पहुंचने वाली है। साथ ही तस्वीर उस परिवार की जिसने आज अपना भाई, अपना बेटा खो दिया। हालांकि उस परिवार के दुख को समझना बेहद मुश्किल है, जिसने किसी अपने को खोया हो, लेकिन सैनिक के इस परिवार की भी हिम्मत है और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला है, हर कोई आज गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा है, फख्र महसूस कर रहा है। और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने के लिए आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में लोग परवेज काठात के घर पहुंच रहे हैं। हालांकि जब उनके पिताजी से बात की गई तो वो अपने जज्बातों को सिर्फ आंसुओं से ही बयां कर पाए, क्योंकि बेहद मुश्किल है उस पिता के हालात को समझना जिसने अपना बेटा खोया हो। हालांकि वो बेहद फख्र महसूस कर रहे थे अपने बेटे की शहादत पर, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि सरकार को पड़ोसी मुल्क की इन नापाक हरकतों को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की भी जरूरत है। और चलिए इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए रुख करते हैं। हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कपिल, तस्वीरें हम देख रहे थे, बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ पर मौजूद है, अपार जनसमूह देखा जा रहा है जो कि शायद इस शहीद को विदा देने के लिए, अंतिम विदाई के लिए, उन्हें नमन करने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। बिल्कुल अनीता, देखिए शहीद परवेज की पार्थिव देह ब्यावर पहुंच चुकी है और हम इस समय सैनिक विश्राम गृह जो ब्यावर में स्थित है उसके बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर रात्रि विश्राम शहीद की पार्थिव देह का रखा गया। इस समय आप देखिए कि बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ देर पहले जो हमने देखा पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लग रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लग रहे थे और जो युवा थे उनमें काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के जयकारे यहाँ पर है। पाकिस्तान के खिलाफ काफी आक्रोश है क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों के चलते भारत में सीमा का उल्लंघन करता है और उसके चलते भारतीय सीमा पर कहीं न कहीं जो सैनिक है उन्हें बलिदान देना पड़ता है। इस इलाके में एक मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, ये जो इलाका है मगरा क्षेत्र, यहाँ पर कारगिल युद्ध में भी मोहन काठात जो एक वीर सैनिक थे, वे सीमा की रक्षा करने के दौरान अपनी कुर्बानी दे चुके थे। इस इलाके में जो ये काठात है, इसे मार्शल कौम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो कौम है इसमें देशभक्ति की भावना अन्य क्षेत्रों के मुकाबले बहुत ज्यादा। और सिर्फ अगर हम इस इलाके की बात करेंगे तो इस इलाके में इसी कौम के, काठात कौम के करीब 100 से ज्यादा ऐसे जवान हैं जो कि भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वे सीमा की रक्षा करने के लिए वहां पर डटे हुए हैं। आप देखिए कि काफी यहाँ पर जो आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ वो यहाँ पर नजर आ रहा है। भारतीय आर्मी के साथ में हर व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस समय पार्थिव देह को सैनिक विश्राम गृह के अंदर रख दिया गया है और अब कल सुबह करीब 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब यहाँ से पार्थिव देह यहाँ से उनके पैतृक गांव लेखावासा के लिए रवाना होगी, वहां पर सुपुर्द किया जाएगा। जी कपिल, तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, खासा जोश भी और आक्रोश भी नजर आ रहा है जो युवा आपके पीछे जो मौजूद हैं। हालांकि कपिल, आप यहाँ पर ये सैनिक विश्राम स्थली है और यहाँ पर से सुबह 7 बजे जो शहीद की पार्थिव देह है उसे उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। कपिल, हमने वो तस्वीरें भी देखी, हमने वो मंजर भी देखा जब आपने कोशिश की थी शहीद परवेज के पिताजी से बात करने की। हालांकि वो हम दर्शकों को नहीं दिखला पाए क्योंकि वो बेहद ही दिल को तोड़ देने वाली तस्वीरें थी, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया और शायद वो अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाए। हालांकि वो काफ़ी फ़ख्र भी महसूस कर रहे थे क्योंकि उनका बेटा शहीद हुआ है भारत माँ की रक्षा करते हुए। लेकिन अगर परवेज के परिवार के बारे में जाना जाए तो ऐसा कहा जाता है कि इस परिवार से कई लोग, कई पीढ़ियाँ सेना में गई हैं। काठातों का ये बलिदान याद रखेगा
बिल्कुल अनीता, देखिए अगर हम काठात कौम की बात करें तो इसे मार्शल कौम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस कौम के जो लोग हैं, जो जवान हैं, वो हमेशा देश की सेवा के लिए तत्पर रहने के लिए यहाँ पर तैयार रहते हैं। और परवेज को ये जो वीरता थी ये उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता इसी 5 ग्रेनेडियर के यहाँ पर वे हवलदार रह चुके थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। उनके परवेज का एक भाई सेना में है, इसके अलावा परवेज के चाचा सेना में है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी कुछ हमने अपने जवान खो दिए। इससे अच्छा तो कि एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए, हम तैयार इसके लिए, पूरी कम्युनिटी तैयार। हमने कम से कम 20-22 जवान खो दिए। कारगिल हुआ, अभी उरी में हुआ, उड़ी में हुआ, काफ़ी कुछ जवान खो दिए। तो हम चाहते हैं कि एक बार हो जाए, आर पार की लड़ाई हो जाए, हम तैयार है। पूरे समाज कम्युनिटी, जो चीता मेहरात काठात कौम की कम्युनिटी, हर एक युवा आगे आने के लिए तैयार है। और हर युवा सेना में तैयार। और एक महत्वपूर्ण बात, जैसा मैंने पहले भी बताया, काठात कौम को लेकर बताया कि कारगिल युद्ध में मोहन काठात नाम के एक वीर सैनिक की शहादत हुई थी। वो भी सेना के भारतीय सीमा की रक्षा के लिए वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। और अभी इस बार परवेज वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ पर परवेज को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। और जो लोग परवेज को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनके मन में पाकिस्तान को लेकर खासा आक्रोश देखा जा रहा है। जी अनीता। जी कपिल, वाकई में आक्रोशित लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो पड़ोसी मुल्क है वो लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हालांकि यहाँ पर सरकार भी कड़े से कड़े कदम उठा रही है और हिंदुस्तान की पूरी आर्मी जो है वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है और हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब वहाँ पर दे रही है। हालांकि शायद सिर्फ युद्ध, जैसा कि अभी हमने सुना, शायद वो जोश है, युवा जोश है, जो ये कहना चाह रहा है कि एक बार आर पार की लड़ाई हो। ज़रूरी नहीं कि इसका सल्यूशन सिर्फ युद्ध के माध्यम से ही हो, लेकिन हाँ, नापाक हरकतों को रोका जाए, इसके लिए ठोस कदम उठाना भी बेहद ज़रूरी है। कपिल, आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर अब आपके आसपास जो युवा मौजूद हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा है जो कि ये परवेज़ को काफ़ी नज़दीक से जानता हो? क्या इनमें से कोई परवेज़ काठात के साथ उनका कोई दोस्त, उनका कोई बहुत नज़दीकी यहाँ पर मौजूद है जिनसे बात हो सके? जी अनीता, बिल्कुल। देखिए, हम इस समय ब्यावर में हैं, जो कि शेखावासा से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए, बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि हर व्यक्ति परवेज में अपना भाई देख रहा है। हर यहाँ पर जो बुजुर्ग है वो परवेज में अपना बेटा देख रहा है और हर व्यक्ति परवेज में अपने रिश्तेदारों को देख रहा है। अब परवेज ने देश के लिए शहादत दी है, हमारी और आपकी रक्षा के लिए शहादत दी है। सेना के एक सैनिक के तौर पर वो भारतीय सीमा पर तैनात थे। और वो 3 दिन पहले ही उन्होंने अपने पिता से बात की थी और उन्होंने बताया था कि वे पहाड़ी इलाके पर, उरी में पहाड़ी इलाके पर जा रहे हैं। ऐसे में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के चलते वो कुछ दिन उनसे बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब उनके पिता को ये बुरी खबर मिल चुकी है कि परवेज अब इस दुनिया में नहीं रहे। भारतीय सीमा की रक्षा करते हुए उन्होंने कुर्बानी दे दी। और उनके घर पर भी हम उनके पैतृक निवास पर भी सुबह गए थे, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में वहाँ पर जो श्रद्धांजलि देने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए वहाँ पर लोग पहुँच रहे थे। हर जो वहाँ पर व्यक्ति पहुँचता है, जो परिवार को सांत्वना देने के लिए वहाँ पर आ रहा है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस मार्शल कौम की जाबाजी को ज़रूर याद करता है। वो ये याद करता है कि काठात परिवार जो है, काठात जो समुदाय पूरा है, वो कहीं ना कहीं देश प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए और देश की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है। परवेज उसका एक उदाहरण है। उसके पहले मोहन काठात कारगिल युद्ध में अपनी शहादत भी दे चुके हैं। जी अनीता। जी कपिल, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ब्यावर पर पहुंचा है अभी शहीद का पार्थिव देह और कल सुबह 7 बजे यहाँ से पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का और जानेंगे प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरें। कांग्रेस की पहली सूची में जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार घोषित होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी पहली बार पहुंचे जालोर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची में जालोर से युवा चेहरे के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रतन देवासी को जालोर से उम्मीदवार घोषित करने के बाद पहली बार जालोर पहुंचे देवासी का जशनपुरा रामसिंह सहित जालोर में जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान देवासी ने न्यूज 18 राजस्थान के साथ खास बातचीत में जिले की मुख्य समस्या नर्मदा सहित मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। बीकानेर से कांग्रेस ने मदन मेघवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई उसके बाद उनके परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिजनों से मिलने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे और सभी ने उनका मुंह मीठा कराकर उनको बधाई दी। कांग्रेस ने बीकानेर से मदन मेघवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होने के साथ ही मदन मेघवाल के घर पर खुशी का माहौल छा गया। आसपास और दूर दराज से लोग उनके घर पर पहुंचकर उनके परिजनों को बधाई दे रहे थे। एक दूसरे को मुंह मीठा कर चुनाव में जीत हासिल करने की शुभकामनाएं भी दे रहे थे। सुबह से ही घर पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। कल देर रात जब कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की तो बीकानेर से मदन मेघवाल के नाम की घोषणा की। आपको बता दें कि अर्जुन मेघवाल और मदन मेघवाल रिश्ते में मौसेरे भाई हैं, इसलिए देखने वाली बात होगी कि कौन सा रिश्तेदार किस पर भारी पड़ता है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी रिश्तों को अलग रखकर राजनीति में विश्वास रखते हैं। मतदाता जागरूकता अभियान में कॉलेज छात्राओं ने भी निभाई अपनी भागीदारी। मतदाता को जागरूक करने के लिए दीवारों पर उकेरे खूबसूरत रंग। छात्राओं की पहल का निर्वाचन विभाग ने किया स्वागत। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग वृहद स्तर पर कार्य कर रहा है, लेकिन उनके साथ साथ कई ऐसी संस्थाएं और सरकारी तथा गैर सरकारी कॉलेज स्कूलें हैं, वे भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अजमेर के राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की छात्राओं ने स्वीप के तहत खूबसूरत पेंटिंग बनाकर मतदाताओं को जागरूक करने की अनूठी पहल की शुरुआत की है। पढ़ाई से थोड़ा समय निकालकर उन्होंने लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी निभाने और मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग में उन्होंने मतदाताओं से अपील की है, जिसमें यह दर्शाया है कि आपका वोट कितना कीमती है और आप किस तरह से अपनी सरकार चुन सकते हैं। छात्राओं की कड़ी मेहनत से निर्वाचन विभाग भी काफी खुश नजर आया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चित्तौड़गढ़ में आज से 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया, जिसमें तकनीकी प्रशिक्षकों द्वारा 8000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शहर के बोजुंदा स्थित केंद्रीय विद्यालय में लोकसभा आम चुनाव के लिए मतदान दलों के प्रथम प्रशिक्षण के दौरान आज केंद्रीयकृत व्यवस्था से 32 कक्षों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 1600 मतदान अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी शिवांगी सोनाकार ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान अपने हर संदेह को स्पष्ट करके आत्मविश्वास के साथ अपना कार्य करें और टीम के कमजोर साथी की मदद करते हुए निर्भीक होकर इस राष्ट्रीय त्यौहार में अपनी भागीदारी निभाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कुछ प्रशिक्षण कक्षों में भ्रमण कर प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन भी किया। इस दौरान प्रदर्शनी स्थल पर स्वीप प्रकोष्ठ द्वारा लगाए गए सेल्फी पॉइंट पर जाकर उन्होंने अधिकारियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। राजस्थान रोडवेज की एमडी सुची शर्मा आज एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंची। उन्होंने हीरादास स्थित केंद्रीय बस स्टैंड का निरीक्षण किया और अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एमडी सुची शर्मा ने लोहागढ़ आगार और लोहागढ़ डिपो के वर्कशॉप का भी निरीक्षण किया तथा मैकेनिकों को आने वाली समस्याओं से जल्द निजात दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं और रोडवेज की खराब पड़ी करीब 500 बसों को ठीक कराकर उन्हें 31 मार्च तक सड़क पर लाया जाएगा ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आए दिन निजी बस चालकों द्वारा रोडवेज कर्मियों के साथ की जाने वाली मारपीट की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। धारदार हथियार से वार कर एक व्यक्ति की हत्या करने के 2 आरोपियों को सुनाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा के साथ लगाया। दोनों आरोपियों पर 1 लाख का भारी जुर्माना भी। जून 2016 में सांगो थाना पुलिस ने की थी कार्रवाई। आपसी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी व लकड़ी से वार कर एक व्यक्ति की हत्या करने के करीब 3 साल पुराने मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार एक युवक ने जून 2016 को सांगो थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पिता की श्यामपुरा निवासी धनराज व शंकरलाल ने धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या कर दी और फरार हो गए। सांगो थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। आज एडीजे क्रम संख्या 2 कोर्ट ने आरोपी धनराज व शंकरलाल को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। करौली जिला पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी और आतंक का पर्याय बन चुके डकैत हरिया को पकड़ने में सफलता हासिल की है। डकैत पर विभिन्न थानों में 24 प्रकरण दर्ज हैं। डकैत से एक 12 बोर बंदूक, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस डकैत से पूछताछ कर रही है। एसपी प्रीति चंद्रा ने बताया कि डकैत पर करौली, धौलपुर सहित मध्य प्रदेश में भी
हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसे 24 प्रकरण दर्ज हैं। डकैत हरिया पर भरतपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि डकैत हरिया मंडैल के पास बीहड़ में घूम रहा है, जिस पर पुलिस टीम गठित कर दबिश दी तो चंबल के पास नाले से एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा नजर आया। पुलिस ने घेर कर पकड़ने का प्रयास किया तो वह भागने लगा और फायरिंग की तैयारी करने लगा। इस दौरान पुलिस टीम ने साहस दिखाते हुए डकैत को धर दबोचा। हरिया 13 अप्रैल 2012 को चिरमिल की खूह में पुलिस मुठभेड़ के दौरान भागने में सफल रहा था। सूरज की तलखी बढ़ने के साथ ही क्षेत्र में बढ़ने लगी आगजनी की घटनाएं। जिले के देवकुई गांव में गेहूं के खेत में लगी आग, 16 बीघा गेहूं की फसल हुई खाक। क्षेत्र में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाने लगी है। आज पारा 42 डिग्री के करीब पहुंच गया। इस कारण क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। जिले में आज केवल नगर वन क्षेत्र के देवकुई गांव में भूसे की ट्राली में दोपहर के समय भीषण आग लगी। आग तेज हवा के साथ चंद मिनटों में फैल गई। देखते ही देखते 16 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। यह खेत देवकुई गांव के किसान रामदेव गुजर का है, जिसे गेहूं की पकी पकाई फसल के जलने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसान कुछ दिन बाद गेहूं की फसल को काटने की तैयारी में जुटता, लेकिन उसके पहले इस घटना ने उसके सभी सपने चकनाचूर कर दिए। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित किसान रामदेव गुजर को फसल नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वह इस आर्थिक नुकसान से उबर सके। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे में एक युवक की ईंटों से कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। साथ ही एसपी गगनदीप सिंगला के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मुंडवा निवासी दिनेश खटीक आज सुबह गायब था, जिसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे। इस दौरान परिजनों को पता चला कि पड़ोस के ही एक मकान की छत पर दिनेश का शव पड़ा है, जिसके बाद परिजन व पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। इस दौरान खून से सनी हुई ईंटें भी पुलिस ने मौके पर बरामद की है। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुंडवा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हत्या का मामला होने पर नागौर से एएसपी सरजीत मीणा सहित पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से मौका मुआयना कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। निमोनिया के इलाज के नाम पर फिर दागा 6 माह के मासूम को। भीलवाड़ा जिले के सोडार गांव की है घटना। गंभीर अवस्था में बालक को कराया जिला अस्पताल में भर्ती। अंधविश्वास के चलते एक बार फिर भीलवाड़ा जिले के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के सोडार गांव की 6 माह की बेटी के पेट पर 2 दर्जन से अधिक ब्लेड के कट लगवा दिए गए। बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बच्ची के पिता रामलाल बेरवा ने कहा कि मेरी 6 माह की पुत्री कविता को कुछ दिनों से सांस लेने में साथ ही पेट में दर्द हो रहा। इसके कारण बड़े बुजुर्गों के कहने पर हमारे गांव के रहने वाले व्यक्ति ने इसके पेट पर ब्लेड से कट लगा दी। लोकसभा आम चुनाव 2019 के मद्देनजर चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों की भी धज्जियां उड़ा रहा है राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय थुरावड़ का स्टाफ। शिकायत मिलने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल ने जांच कर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। चुनाव आयोग ने एक निर्देश जारी कर सरकारी अधिकारियों को बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति के संस्थान छोड़ने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन भीतरी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए यह आदेश केवल कागज के टुकड़े से अधिक कुछ नहीं। चारभुजा के पास राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय थुरावड़ में अचानक पहुंचने पर 1 दर्जन शिक्षकों में से संस्था प्रधान सहित आधा दर्जन शिक्षक लापता थे। यही नहीं, इन सभी ने उपस्थिति रजिस्टर में 1 सप्ताह के हस्ताक्षर बाकी रखकर खाने खाली छोड़ रखे थे। विद्यालय में परीक्षा का समय है, ऐसे में शिक्षकों के नहीं पहुंचने से 270 बच्चों में से केवल 65 बच्चे ही मौजूद थे। अब मामला उजागर होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल ने इसकी जांच करवाने और दोष साबित होने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजस्थान वक्फ बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ सरवाड़ ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि ये आरोप उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए लगाए जा रहे हैं। वक्फ जायदाद के मामले में एक काम करवाने के लिए पहले उनसे कहा गया था, वो काम नहीं करने पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में एक दिन पहले राजस्थान मुस्लिम परिषद ने एक प्रेस वार्ता करते हुए 4 ऑडियो जारी किए थे, जिसमें कहा था कि राजस्थान वक्फ बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ सरवाड़ एक महिला से बेहद अश्लील वार्ता करते हैं।
उन्होंने नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा मांगा था और ये कहा था कि वक्फ बोर्ड के एक्ट के मुताबिक राजस्थान वक्फ बोर्ड में ऐसा कोई मेंबर नहीं रह सकता जो किसी भी तरह के अनैतिक कार्य में लिप्त हो। उन्होंने ऑडियो को जारी करने के बाद में आज एक FIR भी दर्ज कराई। उनका कहना है कि जब से ऑडियो उन्होंने जारी किया है तब से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। वहीं पर राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ सरवार ने इन तमाम आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि इन ऑडियो फाइल्स की किसी भी तरह की जांच करवाई जा सकती है और वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं।